नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतकाल से प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हम केवल ये प्रश्नों को ही नहीं हल करेंगे बल्कि इनकी व्याख्या को भी बखूबी पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पंक्ति किस रचनाकार की है? पंक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत कवि। ये पंक्ति देव कवि की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: पंक्ति के रचनाकार रीतकालीन देव हैं। देव रीतकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ आचार्य चिंतामणि से माना है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, चिंतामणि त्रिपाठी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिनमें भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, छंद विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? इस प्रश्न का उत्तर भूषण, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के आश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण शिवराज भूषण, शिवाबामनी, छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4। शनि कज्जल जस झस लगन, उपज्यो सुदिन सनेव, क्यों ना नरपति हवै भोगवै, लहि सुदेश सब देव। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, ज्योतिष ज्ञान सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शनि कज्जल झस लगन, उपज्यो सुदिन सनेव, क्यों ना नरपति हवै भोगवै, लहि सुदेश सब देव। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। प्रश्न है बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रोड की स्थापना से ही संभव हुआ। ये कथन किस लेखक का है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रोड की स्थापना से ही संभव हुआ है।
ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे रह जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियां हैं, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हैं छलके। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये पंक्ति आचार्य चिंतामणि की है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के की ऊपर हैं छलके। पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु आदि हैं। निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित पंक्तियां। चिंतामणि की आँखें मुंदिबे की मिसान, अचानक पीठ रोज लगावें। कुलपति मिश्र की पंक्ति, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, ये लक्षण में करियो। केशवदास की, केशव केशन अस करी, बैरियों जसना कराई, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही जाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बीरा वारिस रीत काव्यधारा के किस कवि की कृति है? बीरा वारिस रीत काव्यधारा के किस कवि की कृति है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी बोधा सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बीरा वारिस रीत काव्यधारा के रीत मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्कनामा निम्नलिखित रीत मुक्त काव्यधारा के कवि उनकी रचनाएं। ठाकुर की ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक आदि हैं। द्विज देव की श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, आलम की आलम केली, सुदामा चरित आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी रसिक प्रिया नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिय प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह एक रीत काव्य है जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियों रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिय 1591 ईस्वी की है, एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगला फैक्ट, केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्रा था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्शिक छंदमाल आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9वां, तुलसी गंग दुओं भये सुकवीन के सरदार, ये कथन इनमें से किसका है? तुलसी गंग दुओं भये सुकवीन के सरदार, ये कथन भिखारी दास का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसी गंग दुओं भये सुकवीन के सरदार, ये भिखारी दास का कथन है। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, और तुलसी की प्रशंसा की है। भिखारी दास टेउंगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं
शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज, शतका, अमर कोश आदि हैं। प्रश्न 10वां, कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विकल्प ए विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। अगला फैक्ट, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियों के रचनाकार रहीम दास हैं। अगला फैक्ट, कविकुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी भामा हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न पंक्ति है, अतिसूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक बांक नहीं। ये पंक्तियाँ घनानंद की हैं। विकल्प सी सही है, घनानंद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य पंक्तियों के रचनाकार घनानंद हैं। घनानंद रीतकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला फैक्ट, घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। अगला फैक्ट, घनानंद ने सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, रस केली वल्ली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। अगला फैक्ट, मतीराम रीतकाल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। चलिए अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित किस रीतकालीन कवि का है? ये पंक्तियाँ केशवदास की हैं। विकल्प ए सही है, केशवदास। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित, ये दोस्तों केशवदास की है। चिंतामणि की रीत सुभाषा कवित्व की बनरत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि की है। भूषण की सुकवीन हूँ की कछ कृपा समुझ कवीन को पंथ, मतीराम की ते धनीले ब्रजराज लखें ग्रहराज करे अरुलाज संभारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने ये तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने ये तथ्य द्विजदेव के बारे में कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है द्विजदेव के बारे में, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षणा ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता पर फिर दुर्लभ हो गई।
आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अगला फैक्ट, द्विजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। अगला फैक्ट, इन्हें रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। इनकी रचनाएं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी है, जो कि श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न, रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी प्रशस्तिपरक। भूषण ने वीर रस से प्रेरित होकर रचनाएं करते थे और इस प्रश्न का उत्तर प्रशस्तिपरक है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा कौ बखानों की बखानो छत्रसाल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रीत का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर नगेन, विकल्प बी सही है, डॉक्टर नगेन का है कथन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत के संदर्भ में उपर्युक्त कथन डॉक्टर नगेन का है। आचार्य विश्वनाथ रीत को रीत काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेन ने रीत काल नाम को मान्यता प्रदान की है। चलिए अगला प्रश्न, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, जबकि मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए विश्वनाथ सही है। रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीत काल का नामकरण प्रस्तोता मानने वाले। चलिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार रीत काव्य नाम दिया है जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीत काल रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेन ने। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन ने नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि की है, ये सही है। शिवा बामनी भूषण की है, ये भी सही है। व्रत कौमुदी मतीराम की है, ये भी सही है। प्रताप सिंह बिरुदावली ये रचना है, सेनापति की नहीं। ये रचना पद्माकर भट्ट की है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। रीतकालीन कृति प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की नहीं, अपितु कवि पद्माकर की रचना है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है। चलिए अगला प्रश्न, केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया। विकल्प ए ही सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है।
ये कथन केशवदास के कृतित्व विषयक सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु ये भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी हैं, आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। कौन सा विकल्प है बताना है हम सभी को। इसमें विकल्प ए की बात की जाए तो रसराज मतीराम की है, शब्द रसायन देव की है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। तो इनमें एक एक अलग अलग रचनाएं एक एक कवि की हैं, तो इसलिए काव्य निर्णय रस सारांश छंदोण पिंगल ये सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं, अतः विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य निर्णय रस सारांश छंदाणा पिंगल। रीतकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म टेऊंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदाणा पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतका आदि रचना है। जबकि दशरथ की व्रत विचार, मतीराम की रसराज, देव की शब्द रासायन, राग रत्नाकर, सोमनाथ की रस पीयूष निधि और सूरत मिश्र की रस रत्नाकर है। चलिए अगला प्रश्न है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रसराज ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है, ये सही है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, ये भी सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये कथन गलत है, अतः विकल्प सी सही है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए, ये भी सही है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। मतीराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। मतीराम का जन्म 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए। रसराज की नायिका लज्जाशील और नायक निष्कपट है। चलिए अगला प्रश्न, भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में सही नहीं है। विकल्प ए इनकी कविता वीर रस प्रधान है, ये सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये गलत है दोस्तों। विकल्प सी रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया था, ये भी सही है। रीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी सही है। विकल्प बी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। विकल्प बी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये कथन सही नहीं आता, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या, शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। उपर्युक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है। 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार। डॉक्टर नगेंद्र सूत्र कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भूषण के अनुसार 105 अलंकारों का प्रयोग माना जाता है। ये अलंकार निरूपण
निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक काव्य है जिसमें 10 कविताओं में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए डॉक्टर नगेन सही है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये कथन डॉक्टर नगेन का है, डॉक्टर नगेन का है, अतः विकल्प ए सही है। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविताओं का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया। सुख सागर तरंग का संपादन 1897 मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया। रीतकालीन के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन बिहारी सतसाई के बारे में है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन है बिहारी की रचना बिहारी सतसाई के विषय में। कविवर बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रसवादी मानते हैं तथा डॉक्टर नगेन ध्वनिवादी कवि मानते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह हैं। राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसाई 713 दोहों की मुक्तक रचना है जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आधार ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरोक शतक माने जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसाई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। पदम सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसाई शक्कर की रोटी है। बिहारी सतसाई शक्कर की रोटी है। दोस्तों, इन कथनों को विशेष रूप से याद करना चाहिए। ये कथन एक बार पढ़ने में याद नहीं होते दोस्तों, इनको बार बार पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको मेरी यही राय है, जो ये वीडियो एक बार देखने में समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप इसको 2 या 3 बार ज़रूर देखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सतसाई रसिकों के हृदय का हार है। बिहारी सतसाई रसिकों के हृदय का हार है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न है स्थापना है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क है, ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान में थी। तो आप सभी को बताना है इस प्रश्न का उत्तर। विकल्प बी स्थापना ए और निष्कर्ष
और तर्क आर दोनों सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर 2 में आया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति को आवश्यक बताया है। उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस आधार पर स्थापना है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा तथा तर्क और ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान में थी। दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क है क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में शास्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। दोस्तों इसमें भी स्थापना ए भी सही है, तर्क भी सही है, अतः विकल्प सी ए और आर दोनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए आर दोनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन कवि भूषण के लिए कहा है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भूषण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में? प्रेम की पीर इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आलम विकल्प डी सही है। आलम विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का ये कथन आलम के संदर्भ में। रीतकालीन कवि प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसकी व्याख्या ही है। आलम की प्रमुख रचनाएं माधवानंद काम कंदला प्रेमाख्यानक काव्य है। सुदामा चरित राम श्याम स्नेही आलम केली। घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजानसार इश्कलता बिरह लीला कोकसार कृपाकंद यमुना यश। घनानंद की रचनाएं ठाकुर की रचनाएं ठाकुर शतक ठाकुर ठसक। रसखान की रचनाएं रसखान की रचनाएं सुजान रसखान प्रेम वाटिका दान लीला आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न, नही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की ये काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ये काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ विकल्प सी के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी ब्रजनाथ सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की उपर्युक्त काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया जाता है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने
घनानंद कवित्व के नाम से संग्रहित किया है। उपर्युक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीत मुक्त कविताओं के गर्भ यानी कि गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये सबसे बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी देव सही है। विकल्प डी देव सही है। देव कवि इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इनका जन्म हुआ था। ये कथन शुक्ल जी ने देव के विषय में कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्ल जी का उपर्युक्त मत रीतकालीन कवि देव के विषय में है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के संदर्भ में रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी में मतीराम की सी चलती भाषा और सादा सरल व्यंजना नहीं मिलती। रामचंद्र शुक्ल मतीराम के विषय में है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये रामचंद्र शुक्ल भूषण के विषय में। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, और इनको जरूर इनके कथनों को 2 या 3 बार जरूर दोहराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? सेनापति के विषय में कौन सा काव्य कौशल सही नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कवित्व रत्नाकर अद्यंत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये सही नहीं है सेनापति के विषय में। बाकी और तीनों ए सी डी ये तीनों विकल्प सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्व रत्नाकर अद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। सेनापति के संदर्भ में यह विवरण सही नहीं है। रीतकालीन कवि सेनापति के प्रसिद्ध कवित्व रत्नाकर है। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। ये 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्व हैं, जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित्व हैं, जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में 62 छंद हैं, इसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं, जिसमें राम कथा का चित्रण को चुने हुए ओज गुण की प्रधानता वाले प्रसंगों में। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं, जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। पंक्तियां हैं। आगे के कवि रिझाइए तो कविताएं न हो तो राधा कन्हई सुमिरन को बहाना है। आगे के कवि रिझाइए तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। ये पंक्ति भिखारी दास की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे के कवि रिझाइए तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। उपर्युक्त काव्यांश के रचनाकार भिखारी दास हैं। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में तथा रचना काल है 1725 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं रस सारांश, छंदारणव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज, सचका आदि हैं।
उक्त काव्यांश में भिखारी दास जी ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा है। आगे के कवि ऋच जाएं तो कविता अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।